ठंड में 5 गवार बहू का ससुराल में सुबह 4 बजे नहाना। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड थी। इन लोगों ने भी शादी का फंक्शन ओपन गार्डन में रखा। हॉल बुक कर लेते तो सही रहता। अब जैसे जिसकी करने की इच्छा, लेकिन शादी तो कमाल की थी, मजा आ गया। हम कब तक दूसरों की शादी में खाना खाएंगे? 5 भाई हैं मेरे, लेकिन सब कुंवारे हैं। भैया, क्या आप लोगों को शादी नहीं करनी? सन्यासी बनने का तो इरादा नहीं है आपका? श्वेता कह तो ठीक रही है। क्या इरादा है तुम पांचों का? अगर कोई पसंद है तो बता दो, वरना हम लड़कियां देखना शुरू करते हैं। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस आजकल काम ही इतना है कि इसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। हाँ पापा, अगर ऐसी कोई बात होती तो हम कब का आपको बता देते। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर 1-2 दिन में मैं भी पंडित जी से बात करके तुम पांचों के लिए लड़कियां देखती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम पांचों को एक ही घर की लड़कियां मिले, वरना एक एक की शादी करवाने में ही 3-4 साल गुजर जाएंगे। फाइनली भैया की शादी की बात तो चली, वरना जब तक ये लोग शादी नहीं करते मेरा तो नंबर ही नहीं आता। सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं कुछ दिनों में उर्मिला और कमलेश मिलकर अपने 5 बेटों के लिए रिश्ते देखना शुरू करते हैं और जल्द ही एक ही घर की 5 बेटियों का रिश्ता उनके बेटों के लिए मिलता है। ज्यादा देरी न करते हुए उर्मिला 1 महीने के अंदर ही अपने 5 बेटों की शादी कर देती है। मानना पड़ेगा उर्मिला बहन, बहू तो बिल्कुल तुम चुन कर लेकर आई हो। कितनी सुंदर बहू है तुम्हारी। माँ, आप जल्दी से भाभी का गृह प्रवेश करो ना। मुझे तो इस लहंगे में बहुत ठंड लग रही है। जल्दी से कपड़े चेंज करना है मुझे। कब खत्म होगी ये ठंड? ठंड तो वैसे भी बहुत है। तुम्हें भी शादी के जोड़े में ठंड लग रही होगी ना बहुओं। मैं जल्दी से सारी रस्में कर देती हूँ, फिर तुम लोग भी जाकर कपड़े बदल लेना। गृह प्रवेश की रस्म के बाद बाकी की सारी रस्में होती हैं और इसी में ही शादी का दिन गुजर जाता है। तकरीबन घड़ी में सुबह के 4 बजे होते हैं कि तभी गहरी नींद में सो रही श्वेता को अपने कमरे के बाहर से आवाज आने लगती है। ये बाहर से कैसी आवाज आ रही है? अभी तो बस सुबह के 4 बजे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई हॉल में चल फिर रहा है और सामान इधर उधर रख रहा है। जहां एक तरफ श्वेता बाहर से आ रही आवाज के चलते उठ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सुबह सुबह आवाज कैसी आ रही है? अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं। सुबह सुबह हॉल से आवाज कैसे आ सकती है? कहीं हमारे घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? उर्मिला इतना बोल ही रही होती है कि तभी उर्मिला, कमलेश, श्वेता और अपने अपने कमरे में सो रहे 5 भाइयों को हॉल से पूजा की आरती की आवाज आती है। हे भगवान, कभी किसी के चलने फिरने की आवाज आ रही है, कभी सामान इधर उधर रखने की, और अब आरती की। ये चोर भूत है या फिर कुछ और? सभी लोग जैसे ही अपने अपने कमरों से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि घर दरवाजा खुला हुआ है। अनामिका, शोभा भगवान की पूजा पाठ कर रही हैं। वहीं गुंजन, पायल और राखी तीनों सिर पर तौलिया लपेटे हुए आ रही हैं। ये सब क्या है? सुबह के 4 बजे हैं, ये तुम पांचों क्या कर रही हो? अनामिका, शोभा बहू, ये कौन सा वक्त है पूजा करने का? और तुम तीनों क्या बाहर से नहा कर आई हो? माँ जी, हमारी माँ कहती हैं कि सुबह सुबह नहाकर और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, इसीलिए वो आज हम तीनों को उठने में थोड़ी देरी हो गई थी, वरना हम पांचों तो हमेशा साथ में ही पूजा करती हैं। लेकिन भाभी, आप सब बाहर से क्यों आ रही हैं? जब घर में बाथरूम बना हुआ है तो आप बाहर वाले बाथरूम में नहाने के लिए क्यों गई? और वहाँ तो गीजर भी नहीं है, फिर आपने नहाया कैसे? वो हमें गर्म पानी से नहाने की आदत नहीं है। पहले नहाते थे, फिर धीरे धीरे हमने ठंडे पानी की आदत डाल ली। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? आप कोई मजाक तो नहीं कर रही हैं? यहाँ इतनी ठंड में हम पीने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाने की बात कर रही हैं? अगर श्वेता तुम्हें यकीन नहीं है तो बाहर जाकर देख लो, अभी भी बाल्टी में ठंडा पानी ही भरा हुआ है। श्वेता जैसे ही बाहर आंगन में बने बाथरूम में जाती है तो वहां सच में ठंडा पानी रखा होता है। वहीं बाकी बहुएं अब जल्दी से पूजा करती हैं और नाश्ते की तैयारी में लग जाती हैं। जहां ये 5 बहुएं थोड़ी पुरानी सोच की थीं, वहीं उनके ससुराल वाले थोड़े मॉडर्न किस्म के थे। सुबह सुबह 4 बजे नहाना, पूजा पाठ करना इन सब के लिए काफी ज्यादा नया। शुरुआत के 2-4 दिन तो 5 बहू के ससुराल वाले उनसे कुछ नहीं कहते, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे अब उन्हें इन चीजों से परेशानी होने लगती है। जरा तौलिया लेकर तो आना, मैं लाना भूल गई। अभी लाई। माँ जी, बस 2 मिनट। सुबह सुबह ठंड में 4 बजे नहाने की इन 5 गवार भाभियों की आदत की वजह से हर रोज उनके ससुराल वालों को अपनी नींद खराब करके उठना पड़ रहा था। क्या मुसीबत है? रात को 2 बजे मैं अपनी सीरीज देखकर सोई थी। दोपहर तक सोऊंगी, लेकिन उनकी 4 बजे के नहाने के चक्कर में 4 बजे ही मेरी आंख खुल गई।
हर रोज सुबह 4 बजे नहाने की आदत से घर में सभी लोग इन पांचों से काफी परेशान थे। वहीं इन पांचों की सुबह सुबह ठंड में नहाने की इस गंवार हरकत के अलावा भी कई सारी गंवार हरकतें थी। इस फ्रिज में तो बर्फ भी जमती है, देखो कितनी सारी बर्फ जमी है, और खाने में भी इन्हें कितना मजा आ रहा है। हम कहाँ पैसे खर्च करके ठंड में बर्फ खाते थे, लेकिन अब तो देखो हमें मुफ्त में ही ठंड में बर्फ खाने को मिल रही है। अनामिका शोभा किचन में खड़ी होकर इस कड़कड़ाती सर्दी में बर्फ खा रही होती है कि तभी उर्मिला किचन में आती है और ये सब देखकर, अनामिका तुम दोनों क्या कर रही हो? इतनी ठंड में बर्फ खा रही हो, बर्फ तुम चबा रही हो और दांत मेरे कपकपा रहे हैं। सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाती हो, ये क्या कम है जो अब बर्फ भी चबाने लग गई हो तुम? अरे माँ जी, ठंड में बर्फ खाने का अलग ही मजा है, आप भी खाकर देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अपनी बहू को कचर कचर बर्फ खाता देख उर्मिला मुंह पर हाथ रखकर अपने कमरे में चली जाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पांचों बहुएं ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड और चॉकलेट शेक लेकर आती हैं, जिसे देखकर, अरे तुम खाने में फ्रूट कस्टर्ड और चॉकलेट शेक लेकर क्यों आई हो? ये सर्दियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम नहीं। तुम्हें क्या कोई दिमागी बीमारी है? एक तो तुम पांचों सुबह सुबह उठकर ठंड में ठंडा पानी से नहाती हो, साथ ही साथ पूरे घर में भी शोर शराबा करके रख देती हो, और अब खाने में भी हमें ये ठंडी चीजें खिला रही हो। हम तुम्हारे जितने गंवार नहीं है। अरे इसमें गंवार वाली क्या बात है? ये भी तो खाने पीने की चीज है, और ठंड में अगर ठंडी चीज नहीं खाई तो फिर क्या ही मजा। हम तो अपने मायके में अक्सर कड़कड़ाती सर्दी के मौसम में कुल्फी खाया करते थे। भाभी आप लोग तो रहने ही दो, ना जाने माँ भी किन गंवार बहुओं को उठाकर ले आई हैं। ये तो पता था हमें कि आप कम पढ़े लिखे हो, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के साथ इतने गंवार हो ये नहीं पता था। माँ मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अपने ससुराल वालों से इतने ताने सुनने के बाद भी उन पांचों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां सुबह सुबह उठकर ठंड में नहाने के चक्कर में पांचों बहुएं घर में काफी शोर शराबा कर देती थी। वहीं कभी कभी तो पूरे फर्श पर ठंडे पानी से पोछा लगाकर पंखा चालू कर देती थी, जिससे बेचारे ससुराल वाले ठंड के मारे अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, लेकिन पांचों गंवार बहुओं की आदत में कोई सुधार नहीं आता। जहां पहले उनके ससुराल वाले ही परेशान थे, पड़ोसियों भी अब आए दिन सुबह सुबह के शोर शराबे से परेशान होकर उनकी पांचों बहू की अक्सर शिकायत लेकर आया करते थे। तुम पांचों ने तो नाक में दम करके रख दिया है। अरे आए दिन पड़ोसी शिकायत लेकर घर आने लगे हैं, जरा कुछ तो सोचो। खुद भी ठंड से परेशान होकर भाप ले रही हो, लेकिन फिर भी ठंडे पानी से नहाना है, वो भी सुबह 4 बजे उठकर। अच्छी बस हल्का सा जुकाम है इसलिए हम लोग भाप ले रहे हैं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। माँ जी और पड़ोसियों से हमें क्या, वो अपने घर में कुछ करते हैं, हम थोड़ा जाकर उन्हें बोलते हैं। आइंदा आए तो हमें बता दीजिएगा, हम खुद उन्हें जवाब दे देंगे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, एक दिन देखना अपनी गंवार आदत से तुम पांचों बहुत पछताओगे। दिन गुजरते रहते हैं, ससुराल के लाख समझाने पर भी पांचों बहू की गंवार आदतों में कोई सुधार नहीं आता। हर रोज ठंडी चीज खाना, सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी में नहाना, वो भी इस कड़कड़ाती सर्दी में, इन पांचों बहू के लिए काफी भारी पड़ता है। अनामिका और शोभा के दिमाग की नसों में काफी बुरी तरह से ठंड बढ़ जाती है, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। वो बाकी की तीनों बहुओं की भी हालत काफी खराब होती है। इन तीनों की हालत तो फिर भी कुछ दिनों में ठीक हो सकती है, लेकिन आपकी दोनों बड़ी बहू की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। अब तो बस इन्हें दुआ ही बचा सकती है। कई दिन के ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बाद धीरे धीरे अनामिका और शोभा रिकवर करने लगती हैं। वहीं बाकी की तीनों बहुएं भी इस हाथों में ठीक हो जाती हैं, और इतने लंबे समय के बाद अब पांचों बहुएं पूरी तरह से ठीक होकर घर आती हैं। देखा बाबा, मैंने कहा था ना कि तुम पांचों अपनी आदत से बहुत पछताओगी। इतने समय तक तुम सबकी हालत कितनी खराब रही, वो तो भगवान का शुक्र है कि तुम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। अगर हो जाता तो माँ बाप की कही हुई बातें मानना ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी बातों में आकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने लग जाओ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। भगवान ने एक बार मौका दिया है और ये मौका बार बार नहीं मिलता। माँ जी आप ठीक कह रही हैं, कसम से पहले आपकी बात हम मान लेते, हमने कुछ अच्छी कर्म किए होंगे जो हमें कुछ नहीं हुआ। अब से हम कभी भी ऐसे कोई गंवार हरकत नहीं करेंगे। आखिरकार पांचों बहू को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अब वो पांचों आम लोगों की तरह ही गर्म पानी से नहाती हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान रखती हैं। शोभा अपनी 3 बेटी और पति के साथ एक छोटे से घर में गरीबी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही होती है। शोभा जमीन पर बैठी होती है, तभी उसकी तीनों बेटी हाथ में कुछ इमली और फल लेकर आती हैं। माँ ये देखो हम क्या लाए हैं। अरे ये फल और इमली कहाँ से मिल गई? माँ हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर आ रहे थे, तभी हमें इमली का पेड़ और कुछ फल के पेड़ भी दिख गए, तो हमने सोचा कि हम घर लेकर चलते हैं।
ये तो तुम तीनों ने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? माँ, कोई था ही नहीं और आसपास किसी का घर भी तो नहीं था, इसलिए हम ले आए। आज मैं सबके लिए इमली की चटनी बनाऊंगी। तभी वहां शोभा का पति शंभू हाथ में जलेबी लेकर घर आता है। अरे ये देखो, मैं जलेबी लेकर आया हूँ। अरे आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। अभी ये तीनों भी फल और जलेबी लेकर आए हैं और अब आप भी जलेबी ले आए। अरे हम गरीबों के लिए तो यही छोटी छोटी खुशियां ही जरूरी होती हैं। आज मेरी तनख्वाह मिली है तो मैंने सोचा कि सबके लिए जलेबी ले चलूं। इसी तरह गरीबी में भी पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहता है। कुछ दिनों बाद शंभू काम से घर वापस आ रहा होता है, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मेरा पैर। शंभू को देखकर आसपास के लोग वहां आ जाते हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। कुछ देर में वहां शंभू का पूरा परिवार भी आ जाता है। देखिए, एक्सीडेंट में इनके दोनों पैर चले गए हैं और ये अपाहिज हो गए हैं। इनका खून भी काफी बह गया है। डॉक्टर साहब, आप बस ये बता दीजिए कि मेरे पति ठीक हो जाएंगे ना? देखिए, ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन अभी भी इनका इलाज चलेगा, जिसमें आपको 1 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए? डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब हैं, हम कहाँ से 1 लाख रुपए लाएंगे? हमारे घर में एक यही कमाने वाले हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आप हमारे हालात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता और ये 1 लाख बस इलाज के लिए है। इसके ऊपर से भी काफी खर्चे होंगे। मैं इस हॉस्पिटल के रूल्स के हिसाब से चल रहा हूं। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और आप पैसे नहीं दे सकते तो इन्हें यहां से आप ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसे मत कहिए, हम आपको पूरे पैसे दे देंगे। तीनों बहनें आपस में अपनी माँ से बात करती हैं और अपना घर बेचकर अपने पिता का इलाज करवाती हैं। कुछ दिनों बाद शंभू व्हील चेयर पर था और सब लोग रास्ते में होते हैं। हम सब घर क्यों नहीं जा रहे? यहाँ रास्ते में ही क्यों हम सब खड़े हैं? बाबा, दरअसल हमारे पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं है। आपके इलाज के लिए काफी पैसे लगने थे और हमारे पास कोई दूसरा चारा था नहीं, इसलिए हमें घर ही बेचना पड़ा। मैं इतना सक्षम भी नहीं हूँ कि अपने परिवार का पेट पाल सकूं। अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, अब तुम्हारे पिता किसी काम के नहीं रहे। नहीं बाबा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप हैं। हमें ये तो पता नहीं कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि आप हमारे साथ हो। यहाँ खड़े रहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। हम यहाँ से चलते हैं, कहीं कोई आसपास रहने का ठिकाना मिल जाएगा तो हम सब वहीं रह लेंगे। पूरा परिवार अब वहां से जाने लगता है। तभी वहां शोभा को एक पुराना प्लेन दिखता है जो काफी पुरानी हालत में होता है। अरे ये प्लेन है ना? हाँ माँ, ये प्लेन ही है, लेकिन आप इस प्लेन को देखकर इतना खुश क्यों हो रही हैं? अरे हमारे पास रहने को कोई ठिकाना तो है नहीं, तो क्यों ना हम इसमें ही रह लेते हैं। हाँ माँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। पूरा परिवार खुश हो रहा था, तभी नेहा को किसी के करहाने की आवाज आती है। माँ, ये आपको आवाज सुनाई दे रही है जैसे कोई दर्द में हो? हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे वो देखो, वहाँ खून की कुछ बूंदें हैं। सब लोग आवाज के पीछे जाते हैं तो वहां उन्हें एक घायल हालत में हिरन मिलता है। माँ, ये तो हिरन है, देखो तो इसे कितनी चोट लग रखी है। माँ, घर खाली करते समय बाबा की दवाई और कुछ पट्टी भी रखी थी, हम इस हिरन को लगा देते हैं। बेचारा कितने दर्द में है, मुझसे इसका दर्द बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। हाँ, अभी इसकी पट्टी कर देते हैं और इसको कुछ खाने को दे देते हैं। माँ, इसको हमें आराम से निकालना पड़ेगा। देखो, इसका एक पैर वहाँ फंसा हुआ है, अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो कहीं ज्यादा चोट न लग जाए। शोभा और उसकी तीनों बेटियां बड़े आराम से हिरन को वहां से निकालती हैं और उसकी मरहम पट्टी करती हैं। बेचारे को कितनी चोट लगी है, पता नहीं कब से यहाँ फंसा होगा। माँ, आप चिंता मत करो, अब तो निकल गया ना। हमने इसे कुछ खाना भी खिला ही दिया है, देखो अब पहले से ठीक है। पूरा परिवार हिरन के ठीक होने पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी एक अजीब सी रोशनी प्रकट होती है और हिरन को जितनी भी चोट लगी थी वो सब ठीक हो जाती है। हिरन का आकार भी काफी बड़ा हो जाता है। माँ, ये अचानक बड़ा कैसे हो गया और इसकी सब चोट कैसे गायब हो गई? पता नहीं। घबराओ मत, मैं एक मायावी हिरन हूँ। कुछ दुष्ट लोगों की वजह से मैं यहाँ फंस गया था, लेकिन तुम भले लोगों ने न केवल मेरी मदद की है बल्कि अपना दुख भूलकर मेरे दुख में शामिल भी हुए हो। हम तो जो भी कर रहे थे अपने पूरे साफ मन से कर रहे थे, हमें नहीं पता था आप मायावी हो। मुझे पता है और तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, और तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं भी अब तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हमारी मदद? पर कैसे?
तुम लोग के पास रहने को घर नहीं है, इसलिए अब से तुम लोगों का यही घर होगा। तुम अपने परिवार के साथ यहाँ प्लेन में आराम से रह सकते हो। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तभी वहां वापस से एक रोशनी आती है और वो हिरन गायब हो जाता है। माँ, अब तक तो ये हिरन यही था, अब कहाँ गायब हो गया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कुछ ही देर में ये सब क्या हो गया। हम सब प्लेन के अंदर ही चलते हैं, यहाँ पर कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। शोभा अपने पूरे परिवार के साथ उस प्लेन में जाती है, लेकिन प्लेन में जाते ही वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। माँ, ये तो बहुत ही आलीशान घर लग रहा है। बाहर से इतना टूटी फूटी हालत में था, लेकिन अंदर से इतना अच्छा है। ये तो इतना बड़ा घर है, ऐसा घर हमने कभी देखा भी नहीं था। हाँ माँ, हम यहाँ कुछ दिन तो क्या, पूरी जिंदगी बड़े आराम से और खुशी से बिता सकते हैं। यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर तो खाने के लिए भी कितना कुछ है। सब लोग प्लेन में हर चीज को देख रहे होते हैं, तभी आवाज आती है, ये प्लेन अब तुम लोगों का ही है। और हाँ, अब ये प्लेन अंदर से जितना खूबसूरत है, बाहर से ही उतना ज्यादा सुंदर है। सब लोग अब खुशी खुशी उस प्लेन में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ, कभी हमने हवाई जहाज की सैर नहीं की। काश हम भी कभी हवाई जहाज की सैर कर पाते। मेरा बहुत मन करता है कि हम भी कभी हवाई जहाज की सैर करते, ऊपर आसमान से पूरी दुनिया को देखें। लेकिन हमारा ये सपना तो सपना ही रह जाएगा शायद। बेटा, तो क्यों इतनी उदास हो रही है? कल तक जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने कितने बुरे दिन देखे थे। अब कम से कम हमारे पास कुछ तो है, उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए, है ना? माँ, मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन मेरा मन करता है ऊपर आसमान से पूरी दुनिया को देख लूं। तो इसमें इतना क्यों सोचना, ये तुम्हारा ही प्लेन है और आप लोग जो चाहोगे वो सब हो जाएगा। तभी जादुई हवाई जहाज उड़ान भरता है और पूरा परिवार अपने हवाई जहाज वाले घर में आसमान को छू कर आते हैं। पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश हो जाता है। माँ, मैंने भी कभी सोचा नहीं था ऐसे हम कभी आसमान में उड़ेंगे, लेकिन अब देखो तो हमारा हवाई जहाज वाला घर और इस जादुई हवाई जहाज वाले घर की वजह से हम कभी भी आसमान को छू सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कभी हवाई जहाज में बैठ सकती हूँ। ये सब हमारे कर्मों पर ही लिखा होता है। हम जैसे भी कर्म करते हैं हमें उसका फल ही मिल ही जाता है। और ये हमारे कर्मों का ही फल है कि जो चीज हमने सपने में भी नहीं सोची थी वो हो गई। इसी के साथ अंत में जो परिवार मुश्किलों से लड़ाई कर रहा था, कल तक ठोकरें खा रहा था, वो जादुई हवाई जहाज घर में खुशी खुशी रहता है।